हेलो स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपेंशन में हमने अभी तक देख लिया था कि थर्मल एक्सपेंशन का रीज़न क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी कंसिडर कर लिया था कि थर्मल एक्सपेंशन फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट के कंपेरेबल किस तरीके से होता है, किस केस में हम उसको फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, कब वो चीज़ फेल हो जाती है। तो हमने ये देखा था कि जब आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है तो थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट जैसा होता है, यानी कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो ले ली और फिर उस फोटो को हम लोग जूम करके देखना स्टार्ट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अनआइसोट्रॉपिक हो जाए तो फिर ये फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट वाली जो थ्योरी है, ये जो तरीका है, ये फेल हो जाता है। उस केस में डायरेक्टली ये चीजें कंपेरेबल नहीं होती। नेक्स्ट हमने फिर ये देखा था कि किसी भी सॉलिड के केस में जो 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, यानी कि लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक, वो किस किस तरीके से काम करते हैं, किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, यानी कि कितना एक्सपेंशन हुआ। तो उसको फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं। 1 डायमेंशन के केस में, यानी कि जब एक रॉड हम कंसिडर कर रहे हैं, तो रॉड के केस में जो एक्सपेंशन होता है, यानी कि जो चेंज इन लेंथ होता था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था चेंज इन टेम्परेचर और ओरिजिनल लेंथ पे। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया था तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया था अल्फा। बिल्कुल वैसी ही चीज आई थी एरियल एक्सपेंशन में। एरियल एक्सपेंशन में हमने सीखा कि जो चेंज इन एरिया होता है वो फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर और ओरिजिनल एरिया के। नेक्स्ट फिर आया था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में भी जो चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर चेंज और इनिशियल वॉल्यूम के। फिर इस पे बेस कुछ हमने क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चंस में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्या चीज हमसे पूछी जा रही है, यानी कि क्या वो सवाल 1 डायमेंशन एक्सपेंशन का है, 2 डायमेंशन का या फिर 3 डायमेंशन का। कभी भी हम आइडेंटिफाई कर लें कि क्वेश्चन 1 डायमेंशन एक्सपेंशन का है तो उसमें हमें एक ही इक्वेशन लगानी है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। मान के चलिए हर सवाल इसी इक्वेशन से बनेगा कि चेंज इन लेंथ, यानी कि एक्सपेंशन इन लेंथ विल बी इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा को बोला जाता था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चन में सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी कि एरिया से रिलेटेड कोई चीज पूछी जा रही है, तो इक्वेशन आ जाती है डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। बीटा को हम लोग बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि किसी सॉलिड के वॉल्यूम चेंज के बारे में बात हो रही है, तो उस वॉल्यूम चेंज को फिर हम रिलेट कर लेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी से, जिसमें गामा को हम बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एक बात हमने और सीख ली कि अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या होता है। तो अल्फा बीटा और गामा की जो प्रोपोर्शनैलिटी आती है वो आती है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज टू 1 इज टू 2 इज टू 3, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। लेकिन फिर से ध्यान देने वाली बात, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल कंसिडर करें। अगर अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल आ जाए तो फिर बीटा के लिए हम लिखते थे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 या फिर अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। अगर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट यानी कि गामा की वैल्यू पूछ ली जाए तो वो होता था अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। तो क्वेश्चन में हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल दे रखा है कि आइसोट्रॉपिक। जब तक क्वेश्चन में ये वर्ड अलग से मेंशन ना हो कि आप अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल कंसिडर करें, तब तक बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन एक आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए ही बोला गया है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो हम हमेशा मान के चलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आइसोट्रॉपिक ऑब्जेक्ट ही होगा। इसके बाद हमने एक और एप्लीकेशन देखी थी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड वाली। जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम पीरियड किस तरीके से इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाते थे तो जो लेंथ ऑफ रॉड थी वो इंक्रीज हो जाती थी। अगर वो लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीज हो गई तो डेफिनेटली टाइम पीरियड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम आता था, यानी कि डेल्टा टी बाई टी, उसकी वैल्यू होती थी 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, जिसमें डेल्टा थीटा को हम बोल रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। इसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं, थर्मल एक्सपेंशन में जितनी चीजें हैं उनको कवर करते हैं। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेंथ वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ ए एंड बी इज गिवन बिलो। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा ए एंड अल्फा बी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या चीज पूछी जा रही है, कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे, एक बार उसको समझ लेते हैं। हमें एक ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन में लेंथ वर्सेस टेम्परेचर का।
इस ग्राफ पे दो बॉडीज का एक्सपेंशन हमने प्लॉट करके रखा हुआ है, बॉडी बी और बॉडी ए। दोनों की जो स्टार्टिंग वाली लेंथ थी वो यहां पे मेरे को क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि दोनों की जो इनिशियल लेंथ है वो बराबर है। अब मुझे बताना है इस ग्राफ के बेसिस पर कि इन दोनों मटेरियल के अल्फा में क्या रिलेशन होगा, यानी कि अल्फा ऑफ बॉडी ए एंड अल्फा ऑफ बॉडी बी किस तरीके से रिलेटेड होंगे। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया था उसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि यहां पे टेम्परेचर के साथ लेंथ का चेंज कंसिडर कर रहे हैं। अगर लेंथ का चेंज हो रहा है, यानी कि वन डायमेंशनल एक्सपेंशन की अगर बात हो रही है, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है जो हेल्प कर सकती है। वो इक्वेशन है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये इक्वेशन हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, ये हमें याद होनी चाहिए और सारे टर्म्स के मतलब समझ में आने चाहिए। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। अब देखिए इस ग्राफ पर आते हैं कि इस ग्राफ से इस रिलेशन का जो हमें याद है क्या रिलेशन हो सकता है, यानी कि क्या कनेक्शन हो सकता है, उससे हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। किसी भी ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप कैलकुलेट करें तो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है चेंज इन वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी है लेंथ, एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप लिखने की कोशिश करूं तो वो स्लोप हो जाएगा चेंज इन वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी यानी कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी यानी कि डेल्टा टी। इसको हम डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं, बट जब तक टाइम वाली चीज ना आए हम डेल्टा टी से ही अभी काम चलाते रहेंगे। तो ये हो गया स्लोप डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। जो इक्वेशन हम अभी तक ये देख चुके हैं इससे मुझे समझ आ रहा है कि डेल्टा एल बाय डेल्टा टी बनाना भी बड़ी आसान चीज है, और डेल्टा एल बाय डेल्टा टी वाली जो चीज बनेगी वो हो जाएगी अल्फा इंटू एल नॉट। क्योंकि दोनों की ओरिजिनल लेंथ बिल्कुल सेम है तो बोला जा सकता है कि जो स्लोप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा के, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। तो स्लोप विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो जिस ग्राफ का यानी कि जिस मेटल के कोरस्पॉन्डिंग स्लोप ज्यादा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। वो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि बी का स्लोप ज्यादा है तो डेफिनेटली बी के अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यही इसका ये रिटर्न एक्सप्लेनेशन। अल्फा के लिए हमने ये इक्वेशन बना ली कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी। ग्राफ का जो स्लोप हो गया वो हम समझ गए थे चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा के, क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा है तो बी के अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया, लेकिन हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि वन डायमेंशनल एक्सपेंशन की बात हो रही है तो एक इक्वेशन हमारी हेल्प कर सकती है। वो ये थी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। आगे बढ़ाते हैं। अगली चीज समझने से पहले हमें क्या क्या इसमें कंसिडर करना है, किन चीजों पे ध्यान देना है, कैसे वो चीजें कैलकुलेट होंगी, उसके लिए एक पहले छोटी सी चीज रिकॉल करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करते हैं। उसको बोलते थे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये होता है कि किसी भी बॉडी में डेवलप जो स्ट्रेस होता है यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो मैं यहां पे आपको लिख के बता देता हूं ताकि हमें पूरा एक बार में ध्यान आ जाए। किसी भी बॉडी में डेवलप स्ट्रेस यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस बॉडी के अंदर डेवलप्ड स्ट्रेन। अभी हम सिर्फ लेंथ वाली चीजें कंसिडर कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी में डेवलप्ड स्ट्रेस यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाएं तो ये हमारा प्रॉपर हुक्स लॉ का फॉर्म आ जाता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं y और यहां पर आ जाता है स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल बाई एल। इस चीज को बोला जाता है हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस किस वजह से डेवलप होता है, एक बार उसको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए रॉड हम कंसिडर करते हैं। इस रॉड को अगर मैं बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट कर दूं यानी कि मैं इसको कोशिश करूं बाहर की तरफ खींचने की, इसको एक्सटेंड करने की, तो मैं जो इस रॉड पर फोर्स लगा रहा हूं उस फोर्स को बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। मैं इस रॉड को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं बाहर की तरफ फोर्स लगाकर।
इस रॉड की टेंडेंसी है कि ये उस डिफॉर्मेशन को अपोज करना चाहती है, ये रॉड नहीं चाहती कि ये डिफॉर्म हो जाए। तो क्योंकि मैंने इस पे बाहर की तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो रॉड उस डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, यानी कि ये मेरे हाथों को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी उस डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए। तो डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए रॉड ने जो फोर्स लगाया उसी को हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी टर्म को नाम दिया जाता है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। जो रॉड की ओरिजिनल लेंथ थी उसको हमने डिनोट किया हुआ है एल से। अगर मैंने इसको बाहर की तरफ खींचना चालू किया तो इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो आया ही होगा। वो जो भी डिफॉर्मेशन आया उसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा एल से। तो जो चेंज इन लेंथ यानी कि डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, इस वाले फैक्टर को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेन। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बनता है ये होता है यंग्स मॉडुलस। अब इसको हमें किस तरीके से यूज करना है उसके लिए दो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक एक करके मैं आपको दोनों समझा देता हूं, फिर उससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरी होती है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर आएंगे। बट अभी सिंपली वन बाय वन करके दोनों कंडीशन समझते हैं कि ये क्या हीटिंग क्या कूलिंग हो रहा है और क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, ये हो गए दो फिक्स सपोर्ट्स। आप इसको दो वॉल्स मान सकते हैं। तो ये दो फिक्स सपोर्ट्स हैं। इन दोनों फिक्स सपोर्ट्स के बीच में हमने एक रॉड फिक्स कर दी, जिस रॉड की अभी एक्चुअल लेंथ है L0। यहां तक हमें क्लियर हो गया। दो फिक्स सपोर्ट, उनके बीच में एक रॉड फिक्स, रॉड की लेंथ है L0। अब हमने काम ये किया कि इस रॉड को हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं। रॉड को हीट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा, रॉड की टेंडेंसी होगी एक्सपैंड करने की, यानी कि उसकी टेंडेंसी होगी अपनी लेंथ को बढ़ाने की। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम क्या आएगी, रॉड एक्सपैंड होना चाहती है, लेकिन ये जो दो फिक्स सपोर्ट्स हैं ये रॉड को एक्सटेंड होने से यानी कि एक्सपैंड होने से रोक रहे होंगे। तो देखिए अब की बार सिनेरियो कुछ ऐसा बड़ा कि ये रॉड है, ये बाहर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन वो जो दीवार हमने लगा रखी है, जो दो फिक्स सपोर्ट इस तरीके से लगा रखे हैं, वो इसको बाहर की तरफ एक्सपैंड होने से रोकेंगे। यानी कि दीवार ने क्या काम किया, वो जो दो दीवारें यानी कि जो दो फिक्स सपोर्ट्स हैं वो इस रॉड पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे ताकि ये रॉड कहीं एक्सपैंड ना हो जाए। तो ये जो फोर्स हुआ F, ये हो गया सपोर्ट्स का रॉड पर लगाया गया डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर ये सपोर्ट्स रॉड को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफॉर्म कैसे कर रहे हैं, अंदर की तरफ फोर्स लगाकर, तो जरूर ये रॉड रिस्टोरिंग फोर्स भी लगाएगी, क्योंकि जैसे ही किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स आ गया 100% वो बॉडी पलट के रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। इस रॉड ने रिस्टोरिंग फोर्स लगाना चालू किया। अगर किसी भी बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ गया तो बोला जा सकता है कि उसके अंदर स्ट्रेस आ गया। तो इस रॉड के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। स्ट्रेस का रीजन क्या था, स्ट्रेस का रीजन ये था कि हमने इस रॉड को हीट सप्लाई करी, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। हीट सप्लाई करने की वजह से यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसी स्ट्रेस को हम लोग नाम देते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ वो हम आसानी से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई थर्मल स्ट्रेस या फिर सिंपली सेइंग स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसको हम कई बार क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। इक्वेशन हम ये बनाते थे कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो अगर मैं एल नॉट को यहां से उठा के नीचे ले आऊं डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा एल बाय एल नॉट, जिसको हम यहाँ पे स्ट्रेन का नाम दे रहे हैं, वो स्ट्रेन हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। अगर मैंने अल्फा डेल्टा टी से स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया तो यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई करके स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं बता सकता हूं कि टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से बढ़ाने पर इस रॉड में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा। यह भी बताया जा सकता है कि ये रॉड इन सपोर्ट्स पे कितना फोर्स लगा रही होगी। काम सिंपली ये है कि आप यहां से एरिया को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो जो भी रिस्टोरिंग फोर्स लगा होगा यानी कि रॉड ने फिक्स सपोर्ट पर कितना फोर्स लगाया होगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसका बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो कूलिंग में कंसिडर कर रहे थे।
तो जैसा यहां पर हुआ था बिल्कुल इसका उल्टा यहां पे चलता चलेगा। तो कूलिंग में देख लेते हैं एक बार होगा क्या। वही दो फिक्स सपोर्ट, उन दोनों फिक्स सपोर्ट्स के बीच में मैंने फिर से एक रॉड फिक्स कर दी। रॉड की लेंथ है L0। अब हमने इस रॉड को कूल करना स्टार्ट किया। कूल करना स्टार्ट किया यानी कि मैं आपसे इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि रॉड का टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे रॉड का टेम्परेचर कम करेंगे, इस रॉड की टेंडेंसी होगी श्रिंक होने की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने की। फिक्स सपोर्ट का काम क्या? फिक्स सपोर्ट का काम यह है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन रॉड को श्रिंक नहीं होने देगी। अगर रॉड को श्रिंक होने से रोकना है तो इसका मतलब अब की बार जो फिक्स सपोर्ट्स होंगे वो रॉड को बाहर की तरफ खींच रहे होंगे। अगर रॉड को बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो बोला जा सकता है कि फिक्स सपोर्ट्स ने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया वो बाहर की तरफ लगाया होगा। डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बाहर की तरफ लग रहा है, अगर मैं इस रॉड को ऐसे बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करूं तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो अंदर की तरफ लगेगा। मेरे लिए तो काम की चीज है कि रिस्टोरिंग फोर्स लगा कि नहीं, और इस केस में मैं बोल सकता हूं कि फिर से रिस्टोरिंग फोर्स लग गया। अगर रिस्टोरिंग फोर्स लग गया तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया से फिर से स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हीटिंग या कूलिंग इन्वॉल्व थी। तो जो स्ट्रेस होगा फिर से उसको नाम दे सकता हूं कि इस स्ट्रेस को बोल देंगे थर्मल स्ट्रेस। कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा? एग्जैक्टली वही इक्वेशंस को हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा L बाय L वाला फैक्टर अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी को यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। एरिया को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो रॉड ने कितना रिस्टोरिंग फोर्स इन सपोर्ट्स पर लगाया होगा वो वाली चीज कैलकुलेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम दो फिक्स सपोर्ट्स के बीच में फिक्स कर दें और उसको हीट या कूल करना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली उस बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और उसी स्ट्रेस को हम लोग नाम देते हैं थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस किस तरीके से कैलकुलेट होता है उसका आइडिया मैंने आपको दे दिया। अभी ये इक्वेशन फिर हम लोग फेयर में भी कंसिडर कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है हमें इतनी बात समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो देख लेते हैं। देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताई थी एज इट इज लिखी हुई है। व्हेन अ रॉड whose ends are rigidly fixed such as to prevent expansion or contraction undergoes a change in temperature due to thermal expansion or contraction, a compressive or tensile stress is developed in it। दो फिक्स सपोर्ट के बीच में, फिक्स सपोर्ट का काम यह है कि उसको कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन को रोकना है। टेम्परेचर चेंज अगर हम कर दें तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की टेंडेंसी की वजह से इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। ये जो थर्मल स्ट्रेस होता है ये इन सपोर्ट्स पर फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो फोर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी मैंने आपको बताई थी, आगे वो चीज अभी कंसिडर कर भी लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा वेरिएशन और हो सकता है इसमें, वो मैं आपको समझाता हूं। उस वेरिएशन को समझेंगे। देखिए अभी सिनेरियो ये था, मैं हीटिंग वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, कि हमने दो फिक्स सपोर्ट्स के बीच में एक रॉड लगा ली थी जिसकी लेंथ थी L0। अब हम काम ये करते हैं कि एक फिक्स सपोर्ट को यहां से मान लेते हैं हमने गायब कर दिया। तो अब हुआ क्या, रॉड के एक एंड पे फिक्स सपोर्ट है और दूसरा एंड जो है उसको हमने फ्री छोड़ दिया। ठीक है, ये वाला जो एंड है इसको मान लेते हैं हमने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। फिर से हम हीटिंग करते हैं। अगर हमने इस केस में हीटिंग करी यानी कि हमने इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया तो रॉड के एक्सपैंड करने की टेंडेंसी होगी। सवाल ये उठता है कि अब की बार एक्सपेंशन होगा कि नहीं। पिछली बार एक्सपेंशन नहीं हो पाया था क्योंकि हमने यहां पर दोनों एंड्स को फिक्स कर रखा था। अब की बार जैसे ही एक एंड को हम फ्री छोड़ेंगे तो बोला जा सकता है कि एक्सपेंशन की टेंडेंसी होगी, और इनफैक्ट एक्सपेंशन हो भी जाएगा क्योंकि हम यहां पे कुछ फोर्स लगा ही नहीं रहे उसको रोकने के लिए। तो अगर यहां पर कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, यानी कि यहां पर अगर कोई फिक्स्ड एंड है ही नहीं, तो बोला जा सकता है कि इस रॉड पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर इस रॉड पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगा तो ध्यान ये रखेंगे कि बिना डिफॉर्मिंग फोर्स के कभी रिस्टोरिंग फोर्स आता ही नहीं। तो हीट करें और एक एंड फ्री छोड़ दें तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आया इसका मतलब स्ट्रेस नहीं आया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है
कि फ्री थर्मल एक्सपेंशन हम कभी भी कराएं। फ्री थर्मल एक्सपेंशन का मतलब या तो हम एक एंड फ्री छोड़ दें या दोनों एंड फ्री छोड़ दें। कोई भी एक एंड अगर फ्री हो जाए और फिर मैं बॉडी को एक्सपैंड करने की कोशिश करूं तो उसको बोलते हैं फ्री थर्मल एक्सपेंशन। फ्री थर्मल एक्सपेंशन में स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा आती है 0। सेम काम कूलिंग में भी हो सकता था, कूलिंग में भी समझ लेते हैं। ये जो एक फिक्स्ड एंड है, हमने इसको यहां से हटा दिया, तो एक जगह फिक्स्ड, दूसरी जगह फ्री। हमने इसका टेम्परेचर कम किया, यानी कि इसको कूल करना चालू किया। तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? अब की बार बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो अगर अब की बार दोबारा से कोई रोकने वाला नहीं है, यानी कि इस पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं आएगा। और जब तक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा तब तक बोला जा सकता है कि इसके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस नहीं आएगा तो थर्मल स्ट्रेस 0। तो ये वही वाली चीज हो गई। इफ रॉड इज नॉट फिक्स्ड एट द एंड, यानी कि कोई भी एक एंड अगर फ्री छोड़ दिया जाए, फ्री एक्सपेंशन हो, तो उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू डेफिनेटली 0 होती है। तो ये वाली चीज हम समझ गए होंगे। थर्मल स्ट्रेस सिर्फ तब डेवलप होता है जब दोनों एंड फिक्स हो, कोई भी एक एंड फ्री छोड़ दिया जाए तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आती है 0। कैसे क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं उसको एक बार देख लेते हैं। थर्मल स्ट्रेन वाली चीज मैं आपको समझा चुका था कि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जिसको हमने बोल दिया था अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा वाली चीज यहां पर हो गई चेंज इन टेम्परेचर। स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा, स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन से। ये स्ट्रेन की वैल्यू आ गई अल्फा डेल्टा थीटा। एक बार हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर चुके हैं। स्ट्रेस मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगा होगा, यानी कि उस रॉड ने सपोर्ट्स पर कितना फोर्स लगाया होगा, उसके लिए हम एरिया को दूसरी तरफ भेज देंगे तो वो फोर्स हो जाता है यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू अल्फा डेल्टा थीटा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि मान लीजिए हमने किसी भी एक रॉड को फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रख दिया और उस रॉड को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो पूछ लेगा इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ। क्योंकि हमने उसको फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रख दिया, यानी कि उसके जो एंड्स थे उसको हमने फ्री छोड़ दिया, तो बोला जा सकता है कि उसमें टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा लो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा रहती है 0। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक बार उसको कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर उसके बाद समझ भी लेंगे करना क्या है। अ स्टील रॉड हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच दिस रॉड by the same amount as the expansion produced by heating it through 10 degree Celsius is। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो एक बार देख लीजिए। एक स्टील रॉड दे रखी है जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया मेंशन्ड है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा हुआ है कि उस रॉड को एक्सटेंड करने में, यानी कि उसका एक्सपेंशन कराने में हमें कितना फोर्स लगाना पड़े, और एक्सपेंशन एग्जैक्टली उतना होगा जितना 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने पे उसकी लेंथ बढ़ती। यानी कि अगर उस रॉड का टेम्परेचर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता तो उसमें जितना भी एक्सपेंशन हो, वो एक्सपेंशन हम खुद से कितना फोर्स लगाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे कुछ डेटा हमें दे रखा है कि इस रॉड के लिए अल्फा की वैल्यू यूज कर लेंगे 10⁻⁻⁵ और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यूज कर लेंगे 2 × 10⁻10। तो देखिए, फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स की जस्ट हमने अभी इक्वेशन देखी थी कि कितना फोर्स लगाना पड़े, या फिर वो रॉड कितना फोर्स पलट के लगाए। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो जो डेटा हमें चाहिए देख लेते हैं क्या क्या यहां पर गिवन है। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻10। तो ये वाला डेटा मुझे मिल चुका है, हम अभी ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। अगला है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू भी उसने दे रखी है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया वाली चीज भी हमें मिल गई। ध्यान बस इतना रखना है कि हम एरिया को SI यूनिट्स में यूज करेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में। तो ये बन जाएगा 0.8 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁵। तो ये वाला डेटा भी हमें मिल गया। डेल्टा थीटा टेम्परेचर कितने अमाउंट से चेंज करना था, वो अमाउंट भी दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू भी आ गई। ये इक्वेशन अब हम पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं, सारा डेटा हमें गिवन है। तो हमें मिल जाएगा कि कितना फोर्स हम उस रॉड पे लगाएं
कि उसमें एग्जैक्टली उतना ही एक्सपेंशन आ जाए जितना 10 डिग्री सेल्सियस के थ्रू आता। तो सारा डेटा उठा के रख दें, ध्यान बस इतना रखना है कि हमें इसके यूनिट्स को ठीक से कन्वर्ट करना है SI यूनिट में। तो वो 10⁻⁻⁴ का फैक्टर इसमें लगाते हैं, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आंसर आएगा 160 न्यूटन। अगर हम इस रॉड पे 160 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो एग्जैक्टली उतना ही एक्सपेंशन होगा जितना कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे होता। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है हम लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसके और होते हैं थर्मल एक्सपेंशन के। एक एप्लीकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बायोमेटालिक स्ट्रिप वाला, कि बायोमेटालिक स्ट्रिप किस तरीके से काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कहां कहां पर काम आती है। तो हमें याद है बायोमेटालिक स्ट्रिप को हम लोग थर्मोस्टैट्स में यूज कर लेते हैं। थर्मोस्टैट यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेस। तो कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशंस, व्हेन रेल्स आर लेड डाउन ऑन द ग्राउंड, स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन एंड्स ऑफ द टू रेल्स। मतलब ये हुआ कि जब भी ट्रेन की पटरियां बिछाई जाती हैं, हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। गैप छोड़ने का रीजन ये होता है कि जब सीजन विंटर से समर में आएगा, यानी कि जब सर्दियों से गर्मी आएंगी, तो गर्मी आने की वजह से जो रेल्स है, यानी कि वो जो इफेक्टिवली रॉड्स हैं, वो रॉड में एक्सपेंशन की टेंडेंसी आती है। अगर हम उनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो वो जो दो बिल्कुल एडजेसेंट रेल्स हैं वो दोनों एक्सपैंड होंगी और एक्सपैंड होके वो आपस में डिफॉर्म हो जाएंगी, यानी कि उनकी जो बिल्कुल पैरेलल वाली जो स्ट्रेट लाइन वाली शेप होती है वो शेप डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हमेशा बहुत माइन्यूट सा गैप छोड़ा जाता है हमेशा दो पटरियों के बीच में, ताकि अगर थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो भी जाए तो वो एक्सपेंशन की गुंजाइश हमने पहले ही वहां पे छोड़ के रखी हुई है। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स का। अगला एप्लीकेशन है, द ट्रांसमिशन केबल इज नॉट टाइटली फिक्स्ड टू द पोल्स। ये भी हमने चीज नोटिस करी होगी। देखिए, वायर जब हम दो पोल्स के बीच में लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए कभी भी दो पोल्स के बीच में वायर लगाए जाते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा उन वायर में हमेशा कुछ ना कुछ स्लैग होता है, यानी कि वो वायर कभी भी दो पोल के बीच में बिल्कुल टाइटली नहीं बांधे जाते। वो कभी भी आपको 100% हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेंगे। अगर उनको टाइटली बांध दिया जाए तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। जब समर से विंटर सीजन आएगा, यानी कि जब गर्मियों से सर्दियों वाला सीजन आएगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, यानी कि वो जो वायर्स हमने बांध रखे हैं उनका भी टेम्परेचर कम होगा। अगर हमने पहले से ही उन वायर को बिल्कुल टाइटली बांध के रखा हुआ है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से उनमें फर्दर कॉन्ट्रैक्शन की टेंडेंसी आएगी। वो पहले से ही टाइट थे, अब वो और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो वायर टूट ही जाए, यानी कि वो श्रिंक होते होते ब्रेक ही कर जाए, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन छोड़ा ही नहीं। तो यही रीजन होता है कि जब भी वायर्स दो पोल्स के बीच में बांधे जाते हैं, हमेशा उनको थोड़ा सा लूज बांधा जाता है, यानी कि हमेशा थोड़ा सा बीच में स्लैग रखते हैं। स्लैग रखने का फायदा क्या हुआ, अब की बार अगर रॉड यानी कि वो जो वायर्स हैं वो श्रिंक होने की कोशिश करेंगे, तो हमने पहले से ही कुछ मार्जिन उनको दे रखा है कि अगर श्रिंक हो भी जाए तो कोई बात नहीं, हमने तो एडिशनल लेंथ वहां पे छोड़ी थी स्लैग के फॉर्म में। तो यही रीजन होता है कि कभी भी ट्रांसमिशन केबल को टाइटली नहीं बांधा जाता। ये वो सारे एप्लीकेशंस हो गए। देखिए, ये जो मेटल जॉज हैं, इन जॉज के एंड पे हमेशा कुछ ना कुछ ये जो गैप है ये छोड़ा जाता है। गैप छोड़ने का रीजन यही है कि अगर ये गैप ना छोड़े तो समर में ये एक्सपैंड होके एक दूसरे को डिफॉर्म कर सकते हैं। ये वही रेल वाला एग्जाम्पल हो गया। देखिए, वो एग्जाम्पल है जब हमने रेल्स के बीच में गैप ना छोड़ा हो। अगर रेल्स के बीच में गैप नहीं छोड़ते तो देखिए ये आपस में इस तरीके से टकरा के डिफॉर्म हो जाती हैं, और ये इफेक्टिवली बोला जा सकता है कि जो पटरियां हैं ये पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं, ये अब स्मूथ ट्रांसमिशन के काम नहीं आ सकती। और ये वो थर्मोमीटर वाला एग्जाम्पल हो ही गया। इसको हम हीट करते थे तो अंदर एक्सपेंशन होता था, वही एक्सपेंशन यहाँ पे हमारे लिए टेम्परेचर रीड करने के काम आता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के। गैप छोड़ देना, ट्रांसमिशन केबल को टाइटली ना बांधना, थर्मोमीटर, और एक हमने पहले पढ़ा था बायोमेटालिक स्ट्रिप। आगे बढ़ाते हैं थर्मल एक्सपेंशन को। तो अभी तक हम कंसिडर कर रहे थे सॉलिड के एक्सपेंशन, जिसमें कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन आते थे। नेक्स्ट हम अब एक्सक्लूसिवली कंसिडर करने वाले हैं लिक्विड्स का थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए, सॉलिड और लिक्विड में कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस मैं आपको पहले बता देता हूं, उससे कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लिक्विड के एक्सपेंशन में हम कभी भी 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन को कंसिडर ही नहीं करते। रीजन,
लिक्विड की लेंथ का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि लिक्विड अल्टीमेटली उतनी ही लेंथ अक्वायर करने वाला है जितना उस कंटेनर में रखें, तो इसलिए हम लेंथ का डिस्कशन कभी करते ही नहीं। नेक्स्ट आता है एरियल एक्सपेंशन। लिक्विड का एरिया भी एक्सपेंशन हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली लिक्विड का जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया होगा वो बिल्कुल कंटेनर के ही एक्सपोज सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो जब तक कंटेनर एक्सपैंड नहीं करेगा तब तक लिक्विड का एरियल एक्सपेंशन कंसिडर हम लोग करते ही नहीं है, कि उसका कोई सेंस बना नहीं, क्योंकि वो खुद से अपना एरिया डिसाइड नहीं कर सकता, अल्टीमेटली कंटेनर ही उसका एरिया डिसाइड करेगा। वॉल्यूम ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ हम लिक्विड में ही कंसिडर करेंगे, कि लिक्विड को अगर हम हीट करें तो वॉल्यूम एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर उसका बढ़ता रहेगा। आप कंटेनर किसी भी शेप का ले लीजिए, लेकिन अगर मैं लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करूं तो डेफिनेटली लिक्विड का वॉल्यूम तो बढ़ना ही है। लेंथ बढ़े ना बढ़े इसलिए हम उसका डिस्कशन करते ही नहीं है, एरिया बढ़े ना बढ़े उसका भी डिस्कशन नहीं करते, वॉल्यूम ऐसी चीज है जो जरूर बढ़ेगी। सही, तो अब हम कंसिडर करेंगे लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या क्या चीजें उसमें समझनी है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्या सिमिलैरिटीज हैं सॉलिड और लिक्विड के एक्सपेंशन में, तो ये चीज आगे बढ़ाते हैं। समझने के लिए हमने एक कंटेनर में, एक वेसल में, एक ओपन वेसल है, एक बीकर है, उसके अंदर कुछ लिक्विड को भर लिया और इसको हम ग्रेजुअली हीट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लेंथ और एरिया वाला तो हम समझ ही गए होंगे, लेंथ का कोई मतलब है नहीं, एरिया हमेशा उतना ही रहने वाला है, जितना लिक्विड का एक्सपोज सरफेस एरिया उतना ही रहेगा जितना कि उस कंटेनर का एक्सपोज सरफेस एरिया है। लेकिन हीट करने पर जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है ये डेफिनेटली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। एक और स्टेप हमें इसमें आगे कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा डेप्थ में और जाना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल भी है। अगर हमने इस पूरे सेटअप को हीट करना स्टार्ट किया, यानी कि हीट सप्लाई करनी शुरू करी, तो लिक्विड के पास हीट पहुंची, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा और उससे लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया। लेकिन हीट कंटेनर के पास भी पहुंची होगी। अगर हीट कंटेनर के पास पहुंची है तो कंटेनर का भी टेम्परेचर बढ़ा होगा। कंटेनर का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो साथ के साथ कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ा होगा। तो जब भी किसी लिक्विड को हम कंटेनर में रख के हीट करते हैं तो लिक्विड के साथ साथ कंटेनर का भी एक्सपेंशन हो ही जाता है। इस चीज को हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट तो कंटेनर अब्सॉर्ब करेगा। अगर उसने हीट अब्सॉर्ब करी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन उसका भी होगा। तो लिक्विड का कितना एक्सपेंशन हुआ इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो बड़ा ही डायरेक्ट सा तरीका है और उसके बाद हम कंसिडर करेंगे थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है लेकिन समझना उसको भी आसान ही है। तो पहले बिल्कुल सीधे तरीके की बात करते हैं। अगर हमें बताना हो कि लिक्विड का वॉल्यूम कितने अमाउंट से बढ़ गया तो बिना सोचे समझे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वाली इक्वेशन लगा देंगे कि डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू गामा इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। अब हम किसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं? लिक्विड। तो गामा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसका रखेंगे? लिक्विड। तो अगर मुझे पूछा जाए लिक्विड कितना एक्सपैंड किया तो मैं कंटेनर को कंसिडर नहीं करूंगा, सिर्फ लिक्विड के सारे पैरामीटर्स उसमें रख दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा लिक्विड की कितनी वॉल्यूम बढ़ी होगी। एक इनडायरेक्ट तरीका भी है, उस पर हम थोड़ी देर बाद आते हैं, समझेंगे उसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहां से अभी हमारा थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स वाले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको समझा ही चुका कि लिक्विड्स डू नॉट हैव लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन बट दीज ओनली हैव वॉल्यूम एक्सपेंशन। द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये वो वाला तरीका है जिसको हम इनडायरेक्ट वे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने का बहुत आसान सा तरीका है जब हम काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। तो देखिए, रिलेटिव मोशन में होता क्या है, दो फ्रेम होते हैं, एक ग्राउंड फ्रेम और एक कोई भी जो हम रैंडम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं रैंडम फ्रेम से बात करने वाला हूं। तो देखिए, मैं कुछ ऐसी टर्म लिख रहा हूं, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। ये वाला टर्म बिल्कुल हम कंसिडर कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की तरीके से, जब हमने रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट कर लिया कंटेनर को। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, काइनेमेटिक्स के टर्म्स में हम इसको लिख लेते, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर।
इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये रिलेटिव मोशन वाले तरीके से हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए घुमा फिरा के हमारी बात ये हो रही है कि लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा, यानी कि मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज कर लूं तो इक्वेशन बन जाएगी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड शुड बी इक्वल टू, इस टर्म को यहां पे भेज देते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और देखिए बिल्कुल यही इक्वेशन यहां पर दे रखी है, एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एक्चुअल वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की अगर हम बात करें तो ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। एपरेंट इंक्रीज मतलब अगर मैंने कंटेनर को अपना रेफरेंस फ्रेम मान लिया तो कंटेनर को लिक्विड का एक्सपेंशन कितना दिखेगा, तो ये हो गया एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। सेंटेंस में पूरा ही कर दूं तो एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो देखिए यही मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीका है, यानी कि हम थोड़ा सा घूमते हुए पहुंचते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर। कैसे? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और इस पूरी चीज को ही अगर हमें बाईपास करना हो, यानी कि इस पूरे को अवॉइड करना हो, तो हम डायरेक्टली लिक्विड के लिए भी थर्मल एक्सपेंशन की सीधे इक्वेशन लगा सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड का ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो ये तरीका तो हम थोड़ा बहुत समझ ही गए, प्रॉपरली इसको कैसे अप्लाई करना होता है, गामा वगैरह की वैल्यू हम कैसे सेलेक्ट करेंगे वो सब आगे आएगा। तो उन दोनों तरीकों को अब एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। पहला वाला तरीका हो गया जो बिल्कुल डायरेक्ट सा तरीका था। डायरेक्ट सा तरीका ये था कि हम बेसिकली यही वाली इक्वेशन लगा देते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। ये वही पुरानी चीज है, इसमें हमने कुछ नया नहीं किया। बस ये ध्यान रखना है ये सारी चीजें हम लिक्विड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। तो ये जो गामा ऑफ लिक्विड है इसको हम बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन मतलब आप मान लीजिए सिर्फ लिक्विड को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी वेसल से या और किसी चीज से हमें कोई मतलब है नहीं, तो ये गामा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है, वो गामा की वैल्यू भी दे दी। रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी कि जो एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, जिसको यहां पे अभी डिनोट कर रखा है डेल्टा थीटा से। तो ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। ये बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है, हमने कोई रिलेटिव मोशन यानी कि रेफरेंस फ्रेम वाली चीज यहां पर अप्लाई नहीं करी। साथ के साथ ये तरीका हम उस कंटेनर पर यानी कि उस फ्लास्क पर, उस बीकर पर भी लगा सकते हैं कि लिक्विड को छोड़ो, आप तो ये बता दो बीकर कितना एक्सपैंड हुआ होगा, तो वेसल कितना एक्सपैंड हुआ होगा, उसके लिए बिल्कुल ये इक्वेशन हम लोग फ्लास्क के लिए यानी कि उस वेसल के लिए लगा देते। तो वेसल के लिए सारी चीजें हम यहां पे चेंज करके वी कर देंगे, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल शुड बी इक्वल टू गामा ऑफ वेसल वॉल्यूम ऑफ वेसल इनटू डेल्टा टी। तो उसके गामा की वैल्यू कैसे आ जाती? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वेसल इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी अप्रोच हो गई लिक्विड का कितना एक्सपेंशन हुआ होगा उसके लिए। आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखिए वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीका आ गया, लेकिन अगर हम रेफरेंस फ्रेम वाली चीज समझ गए तो ये सारी चीजें भी समझना बिल्कुल आसान ही है। कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि एपरेंट का मतलब हमने किसको अपना रेफरेंस फ्रेम मान लिया, हमारा रेफरेंस फ्रेम अब हो गया वेसल से, यानी कि हम वेसल के फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लिक्विड का कितना एक्सपेंशन होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करें? अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, तो गामा ए वगैरह छोड़िए, मैं तो आपको एक आसान तरीका दूसरा बताता हूं कि गामा ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ये एपरेंट वाली चीज हो गई कि रेफरेंस फ्रेम मैंने किसको कंसिडर कर लिया, कंटेनर को या फिर वेसल को। तो उसका एपरेंट गामा की वैल्यू क्या होगी? एपरेंट गामा हम लोग बोल देंगे
गामा ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। कैसे कैलकुलेट होगा? काइनेमेटिक्स वाला रेफरेंस फ्रेम वाला लॉजिक यहां पे भी लगा देते हैं कि गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। इसी को नाम दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, जिसको यहां पे हमने डिनोट कर रखा है गामा ए से। तो गामा ए कैलकुलेट कैसे होगा? सबको छोड़ते हुए इस इक्वेशन पर आ जाइए। गामा एपरेंट, गामा वेसल को इधर भेज दीजिए, तो बन गया गामा एपरेंट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा रीअरेंज करके, कि गामा एपरेंट इज इक्वल टू गामा रियल यानी कि गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन हम पहले ही बना चुके हैं, तो इन सब चीजों में उलझना ही नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि रेफरेंस फ्रेम अगर कंटेनर है तो हम कंटेनर के फ्रेम से बस रिलेटिव मोशन यानी कि थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम वाली चीज चेंज करके उसको अपने आप उसमें कन्वर्ट कर लें। तो क्या क्या है एक बार फिर भी पढ़ के देख ही लेते हैं। इट इज ड्यू टू द एपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल कंटेनिंग द लिक्विड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। वेसल का एक्सपेंशन हम लोग अकाउंट में नहीं ले रहे, क्योंकि हमने रेफरेंस फ्रेम किसको मान लिया? वेसल को। अगर हम वेसल के ही फ्रेम में चले जाएं तो हमें वेसल एक्सपैंड होता हुआ नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ वॉल्यूम में चेंज दिखेगा लिक्विड के। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है दैट अपीयर्स टू बी बट इट इज नॉट द एक्चुअल थिंग। हमें सिर्फ वेसल के फ्रेम से दिखेगा लिक्विड कितना एक्सपैंड कर रहा है, ये लिक्विड का एक्चुअल एक्सपेंशन नहीं होगा। एक्चुअल एक्सपेंशन निकालने वाली चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाई थी। तो ये गामा एपरेंट का यूज कैसे हो, गामा एपरेंट का यूज कैसे हो उसको भी देख ली, समझ लेते हैं। हमें ये बताना है कि एपरेंट एक्सपेंशन कितना हुआ होगा, तो एपरेंट वाले पर आ जाते हैं। तो डेल्टा वी एपरेंट यानी कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर में क्या लिखेंगे? गामा एपरेंट। गामा एपरेंट हमने लिखना सीख लिया, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम भरी हुई थी इनटू डेल्टा टी। बात खत्म। तो देखिए इसी को रीअरेंज करके यहां पे लिख रखा है, गामा एपरेंट इज इक्वल टू एपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, एपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और यही चीज यहां पर आ गई। तो थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम का ध्यान रखेंगे तो ये जो चीज थोड़ी सी कठिन दिख सकती है, हम इस पूरे को बाईपास करके बहुत सिंपली उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। बस रेफरेंस फ्रेम ध्यान रखना है कि अब की बार हमने कंटेनर को लिया तो सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर करेंगे। चेंज इन वॉल्यूम भी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, गामा भी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। तो अब वही वाली चीज आ गई कि भाई कैसे कैलकुलेट करें, कितना एपरेंट चेंज होगा। तो इक्वेशन हम पहले ही लिख चुके थे, वो यहां पर आ गई कि चेंज इन एपरेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू गामा एपरेंट इंटू डेल्टा थीटा। गामा एपरेंट कितना होगा? गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल इंटू डेल्टा थीटा। यही इक्वेशन को हमने थोड़ा फेयर फॉर्म में यहां पर लिख दिया। ये वाली चीज वो गामा वाली इक्वेशन बन गई जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो चेंज इन एपरेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा ऑफ लिक्विड। अब हो सकता है हमें वेसल के गामा की जगह अल्फा की वैल्यू दी जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता ही था इनटू डेल्टा थीटा। अब देखिए थोड़ी सी सोचने वाली बात फिर आती है, विजुअलाइज करना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं। गामा एपरेंट को, और गामा एपरेंट कैसे आ रहा है? गामा रियल यानी कि गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल से। एक केस एक बार को कंसिडर करिए, मान लेते हैं गामा रियल की वैल्यू गामा वेसल से बड़ी है, यानी कि अगर हमने रेफरेंस फ्रेम वेसल को ले लिया, वेसल के फ्रेम से गामा एपरेंट की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, यानी कि गामा रियल यानी कि गामा ऑफ लिक्विड गामा ऑफ वेसल से बड़ा है, तो उस वेसल से देखने पर हमें लगेगा कि ये गामा एपरेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब सिंपली इतना हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो
तो कंटेनर को ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि जो लिक्विड का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। लिक्विड एक्सपैंड होता हुआ दिखेगा, मतलब हमें कंटेनर में लिक्विड का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया हमारे लिए केस 1। केस 1 में क्या, अगर गामा एपरेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कब होगी, जब गामा ऑफ लिक्विड बड़ा हो गामा ऑफ वेसल से। तो इस केस में होता क्या है, कंक्लूजन क्या है हमारा, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंटेनर को ऐसा लगेगा कि लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि कंटेनर के अंदर लिक्विड का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। दूसरे केस पर आते हैं। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए गामा एपरेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव किस केस में होगी, जब गामा ऑफ लिक्विड छोटा पड़ जाए गामा ऑफ वेसल से। अब गामा एपरेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करें तो कंटेनर को ऐसा लगेगा कि लिक्विड का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ध्यान रखना, रेफरेंस फ्रेम है कंटेनर, एक्चुअल में लिक्विड का वॉल्यूम कम नहीं हुआ है, कंटेनर के फ्रेम से कम हुआ है, यानी कि कंटेनर को ऐसा लग रहा होगा कि लिक्विड का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो उस केस में होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड का लेवल कम होता जाएगा, कंटेनर को ऐसा लगेगा कि लिक्विड नीचे जा रहा है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जितना एक्सपेंशन लिक्विड का हुआ एक्चुअल में उससे ज्यादा एक्सपेंशन कंटेनर का हो गया। तो लिक्विड से अगर कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा तो लिक्विड का लेवल तो कम जाना ही है। तीसरा केस, जब गामा एपरेंट हो जाए जीरो। गामा एपरेंट जीरो कब होगा, जब गामा ऑफ लिक्विड और गामा ऑफ वेसल एग्जैक्टली हो जाए बराबर। अब देखिए दोनों ही बराबर हो गए तो गामा एपरेंट हुआ जीरो। गामा एपरेंट जीरो का मतलब अगर अब की बार में टेम्परेचर बढ़ाऊं या कम करूं तो कंटेनर को ऐसा लगेगा कि ना तो लिक्विड एक्सपैंड हुआ ना लिक्विड कंप्रेस हुआ। अगर कंटेनर के फ्रेम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन दोनों ही नहीं हो रहे तो कंटेनर बोलेगा कि आप कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो, लिक्विड का जो लेवल है वो कम होगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगेगा ही नहीं कि लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर लिक्विड और कंटेनर बिल्कुल बराबर अमाउंट में एक्सपैंड करने लगे तो लिक्विड का लेवल ना तो बढ़ता है ना कम होता है। सेम चीज यहां पे इस टेबल की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं। जो मैंने आपको समझाया वो सब यहीं पे लिखा हुआ है। अगर लिक्विड का गामा वेसल के गामा से ज्यादा हो जाए, वेसल का गामा को हम 3 अल्फा लेके चल रहे हैं अभी, तो वो आगे भी एज इट इज चलता रहेगा। तो गामा एपरेंट की वैल्यू पॉजिटिव, गामा एपरेंट की वैल्यू पॉजिटिव मतलब डेल्टा वी, यानी कि कंटेनर के फ्रेम से लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन भी पॉजिटिव होगा, यानी कि कंटेनर को लगेगा कि लिक्विड का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, लिक्विड एक्सपैंड होता जा रहा है। सेकेंड वाले केस में लिक्विड का गामा वेसल के गामा से कम पड़ गया। अगर कम पड़ गया तो गामा एपरेंट नेगेटिव हो गया। गामा एपरेंट नेगेटिव हो गया यानी कि कंटेनर को ऐसा लगेगा कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव है। तो कंटेनर को ऐसा लगेगा कि जो लिक्विड का लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। तीसरे केस में अगर दोनों के गामा की वैल्यू बराबर हो जाए तो एपरेंट गामा जीरो, यानी कि कंटेनर को लगेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो ना तो लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा। तो ये कुछ बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हम एब्सोल्यूट एक्सपेंशन की बात करें लिक्विड की तो वो सारे ही केसेस में एक्सपेंशन तो होता ही है। ये सारी चीजें एपरेंट हैं, एपरेंट मतलब कंटेनर के फ्रेम से। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। ये सब चीजें हम पहले ही कर चुके हैं तो इसमें कुछ नया नहीं है। इक्वेशन कैसे बनती है वो भी आप सीख गए। गामा ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अ ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विद मर्करी and is heated from 15 degrees Celsius to 65 degrees Celsius. What volume of mercury will overflow? Coefficient of linear expansion of glass is 2 into 10 raised to the power minus 6 and coefficient of volume expansion of mercury is 2 into 10 raised to the power minus 4. क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, कैसे अप्रोच करना है उसको समझते हैं। ग्लास वेसल का वॉल्यूम हमें मेंशन्ड है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने मर्करी से भर के रखा हुआ है और टेम्परेचर बढ़ा दिया 15 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर लाए वो 50 डिग्री सेल्सियस का हो गया। हमसे पूछा गया है कि अगर मैं इतना टेम्परेचर राइज करा दूं तो कंटेनर से कितना वॉल्यूम ऑफ मर्करी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो देखिए हीट करने पे होगा क्या, मर्करी तो एक्सपैंड होगा ही, साथ के साथ ग्लास का यानी कि कंटेनर का भी एक्सपेंशन होगा।
अगर दोनों ही एक्सपैंड हो रहे हैं तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंटेनर के फ्रेम से, यानी कि कंटेनर के ऑब्जर्व करने पे लिक्विड कितना एक्सपैंड हुआ, लिक्विड का वॉल्यूम कंटेनर के फ्रेम से कितना बढ़ा। तो लिक्विड का वॉल्यूम कंटेनर के फ्रेम से जितना भी बढ़ा होगा उतना ही लिक्विड बाहर आ गया होगा। यानी कि क्वेश्चन में मुझसे वो कहीं ना कहीं डेल्टा वी एपरेंट की वैल्यू पूछ रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर कितना हुआ होगा। और ये कैलकुलेट करना भी हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो डेल्टा वी एपरेंट है ये कैलकुलेट होकर आता है गामा एपरेंट इंटू इनिशियल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर से। गामा एपरेंट निकालना आसान, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। गामा ऑफ लिक्विड डायरेक्टली दे रखा है, कंटेनर के लिए उसने अल्फा की वैल्यू दे दी तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके गामा तक पहुंच जाएंगे। तो ये वाली चीज तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। वॉल्यूम क्वेश्चन में दे दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब। चेंज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस लाए तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। सारी चीजें बस इसमें उठा के रख देंगे तो जो चेंज इन एपरेंट वॉल्यूम है यानी कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड कितना एक्सपैंड हुआ होगा वो हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। वही क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था। तो इनिशियल वॉल्यूम अल्फा दे रखा है, अल्फा के बेसिस पे हम लोग गामा तक पहुंच जाएंगे। मरकरी के डायरेक्टली गामा की वैल्यू गिवन थी, डेल्टा थीटा 50, यहां तक हम समझ गए। ये इक्वेशन हमें अप्लाई करनी थी, डेटा उठा के बस इसमें रखते हैं। तो गामा ऑफ लिक्विड क्वेश्चन में दे दिया 2 × 10⁻⁻⁴, ये डेटा हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। गामा ऑफ वेसल 3 टाइम्स अल्फा ऑफ वेसल, अल्फा की वैल्यू गिवन थी तो ये डेटा भी हमने यूज कर लिया यहां पर। इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 50 क्वेश्चन में गिवन था, इनिशियल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में ही आने वाला है। इसको आगे सॉल्व करके पहुंच जाते तो वॉल्यूम ऑफ मर्करी दैट विल ओवरफ्लो इज 0.97 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। लिक्विड के केस में हमेशा ध्यान रखेंगे लिक्विड के साथ साथ कंटेनर भी थोड़ा बहुत एक्सपैंड करता है। तो लिक्विड का एक्सपेंशन 2 तरीके से कैलकुलेट होगा, या तो आप एब्सोल्यूट लाइन पे चलिए कि कंटेनर को छोड़िए सिर्फ लिक्विड का कैलकुलेट करते हैं, या फिर एपरेंट वाले लाइंस पर आते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर एपरेंट वाले से ही सॉल्व होते हैं। एक छोटी सी बात और, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखिए इन जनरल ट्रेंड ये होता है किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी जनरल बॉडी के लिए, कि अगर उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। और ये भी हम सीख चुके हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसकी डेंसिटी कम होती है। यानी कि एज वी रेज टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड अलॉन्ग विद इट इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। वाटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी कि अब नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर की टेंडेंसी ये होती है कि उसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी आती है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, वो आती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। यानी कि अगर डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर आ रही है, इसका मतलब वाटर जो मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम अक्वायर करता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर करता है। तो देखिए बाकी मटेरियल से या बाकी लिक्विड से इसका बिहेवियर डिफरेंट कैसा है। कोई जनरल लिक्विड कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस पे, कोई भी रैंडम ले रहे हैं, मैं अभी वाटर कंसिडर नहीं कर रहा, कोई रैंडम लिक्विड कंसिडर कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने किया क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो ये है कि उसकी वॉल्यूम लगातार बढ़ती जाएगी। वॉल्यूम अगर लगातार बढ़ रही है तो बोला जा सकता है उसकी डेंसिटी लगातार कम होती जाएगी। ये बिहेवियर होता है किसी भी जनरल बॉडी, किसी भी रैंडम, किसी भी नॉर्मल लिक्विड का। वाटर के साथ डिफरेंस ये आता है कि हमने वाटर का कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अब मैं उसकी वॉल्यूम या उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर तो ये था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होगी। वाटर के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे हमने 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, पहले उसकी वॉल्यूम कम होती है। नॉर्मल बिहेवियर ये तो होता है किसी भी अदर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते
तो वॉल्यूम बढ़ती। ठीक, वाटर के साथ ये हुआ कि उसका वॉल्यूम पहले कम हुआ 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसके बाद वो आगे नॉर्मली ही बिहेव करेगा कि आप टेम्परेचर बढ़ाते चलिए तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो ये अब नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि किसी जनरल लिक्विड के केस में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ती है। तो क्योंकि ये अब नॉर्मल बिहेवियर है इसलिए इसको बोलते हैं अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। डेंसिटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसका रिवर्स। जनरल बिहेवियर ये होता कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो किसी रैंडम लिक्विड की जो डेंसिटी है वो लगातार कम होती। वाटर के साथ क्या हुआ, पहले तो उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ी, अब उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी। किसी जनरल लिक्विड के केस में ये बिहेवियर आना चाहिए था ऐसा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाती। तो ये जो अबनॉर्मल बिहेवियर है इसको बोला जाता है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये बिहेवियर हमें ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में इस चीज का यूज पूछ लिया जाता है कि इन जनरल बता दीजिए कि मेरे पास 2 लिक्विड है, एक लिक्विड को मैं ले जा रहा हूं 0 डिग्री से 4 डिग्री तक तो उसका वॉल्यूम लगातार बढ़ा, दूसरा ऐसा लिक्विड है जिसको मैं ले जा रहा हूं 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, उसका वॉल्यूम कम हुआ। तो बताइए इनमें से वाटर कौन सा है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक हम जानते हैं कि वॉल्यूम वाटर का कम होता है, तो मैं बोल सकता था जो सेकंड वाला लिक्विड है वो जरूर वाटर होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम यानी कि उसकी वॉल्यूम मिनिमम। अब इस चीज का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है, कहां पर ये चीज काम आती है वो देख लेते हैं। तो ये वही हो गया, पहले तो एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम व्हाइल इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मिनिमम। अब देखिए जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो किस तरीके से सरवाइव करती है। मान लीजिए कोई एक लेक है, इस लेक का अब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम होना चालू हुआ। मान लेते हैं अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, 20 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे सर्दी के दिन आए, इसका टेम्परेचर कम होना चालू हुआ। तो 20 से हम आए 10 पर, 10 से हम आए 5 पर, 5 से आए 4 पर, 4 से चले गए 0 पर। 0 पर हम जानते हैं कि वाटर फ्रीज होना चालू हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या, हमने टेम्परेचर किया 20 से 10, तो टेम्परेचर जब 20 से 10 करेंगे यानी कि जब टेम्परेचर कम करेंगे तो देखिए इफेक्ट यहां पे क्या पड़ा, टेम्परेचर को हम लेकर आ रहे हैं 20 से 10 की तरफ। यहां कहीं 20 रहा होगा, यहां कहीं 10 है। तो टेम्परेचर कम करने पे देखिए वाटर की डेंसिटी बढ़ गई। अगर वाटर की डेंसिटी बढ़ गई तो हम ये चीज जानते हैं कि जो डेंस वाली चीज होती है वो हमेशा नीचे सेटल होती है, जो रिलेटिवली लाइट ऑब्जेक्ट होता है या लाइट लिक्विड है, लाइट फ्लूइड है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो 20 से 10 पे आने पे वाटर की डेंसिटी बढ़ी, 10 से 4 की तरफ आए वाटर की डेंसिटी और बढ़ गई। तो जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला वाटर था 4 डिग्री पे वो चला जाता है बॉटम पे। तो देखिए यहां पर वही चीज, जैसे जैसे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 4, इस सरफेस वाले वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो गई। अगर वो मैक्सिमम हो गई तो 4 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग वो जो पानी की लेयर थी वो चली गई ऊपर से एकदम नीचे। ठीक, टेम्परेचर और कम हुआ, टेम्परेचर और कम हुआ तो ये वाली जो अब पानी की सरफेस है इसकी डेंसिटी अब कम होनी चालू हुई। कम कैसे होनी चालू हुई, देखिए हम 4 डिग्री से टेम्परेचर को और ले जाते हैं कम 0 की तरफ, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। अगर डेंसिटी कम होती जा रही है तो बोला जा सकता है कि ये जो ऊपर पानी सेटल होगा इसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा, तभी ये ऊपर है। तो देखिए पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ऊपर है कम डेंसिटी वाला, कम डेंसिटी वाला तो इस ग्राफ से मुझे समझ आ रहा है कम टेम्परेचर वाला। तो पहले फ्रीज कौन होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाला, तभी वो ऊपर है। नीचे की तरफ जैसे हम आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है, यहां पानी फ्रीज होना चालू हो गया तो यहां होगा 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे नीचे वाले की डेंसिटी मैक्सिमम, नीचे पानी की डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो टेम्परेचर कितना रहा होगा, टेम्परेचर रहा होगा 4 डिग्री। तो होता क्या है कि अगर टेम्परेचर हम कम करके 0 डिग्री सेल्सियस बना दें यानी कि सराउंडिंग को पूरा फ्रीज कर दें तो लिक्विड की यानी कि जो लेक की ऊपर वाली सरफेस है
ये तो फ्रीज हो जाती है, ये फ्रीज हो गई, इसकी डेंसिटी वगैरह भी कम हो गई। लेकिन जो नीचे नीचे वाली लेयर्स हैं, जो पानी के अंदर वाली जगह है, लेक के अगर मैं डेप्थ पे चला जाऊं तो वहां अभी भी लिक्विड में वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। तो यही जो डेंसिटी का वेरिएशन है कि नीचे अभी भी लिक्विड प्रेजेंट है, तो इसी वजह से ये जो एक्वेटिक लाइफ है ये फ्रोजन लेक के केस में भी सरवाइव कर जाती है। ऊपर हालांकि पूरी बर्फ जमी हुई है, लेकिन नीचे अभी भी पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर है और एक्वेटिक लाइफ इसमें सरवाइव करती रहती है। तो कहने को तो ये अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर है, लेकिन इसी अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से विंटर टाइम में, यानी कि जब एक्सेसिव सर्दी पड़ती है, तो भी एक्वेटिक लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज ये नॉर्मल लिक्विड की तरह ही अगर पूरा फ्रीज हो जाए तो एक्वेटिक लाइफ एक बार में खत्म हो जाए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है।